नमस्कार बच्चों। जैसा कि आप देख रहे हो कि पोषण विज्ञान, ऐसे बच्चों की शिकायत है कि सर पोषण विज्ञान के अंदर जो है हमें बहुत सारे डाटा होते हैं, याद नहीं हो पाते। तो उसी समस्या का समाधान करने के लिए मैं पार्ट 1 रिवीजन का लेके आया हूं। अपन 2 या 3 क्लास रिवीजन के अंदर पूरा न्यूट्रिशन जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिवीजन में। तो रिवीजन में देखिए, सबसे पहला पूछा जाने वाला न्यूट्रिशन में प्रश्न है फादर ऑफ न्यूट्रिशन। पहला प्रश्न कौन सा पूछा जाता है? फादर ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा है? तो इसका आंसर याद रखिए, लेवोजियर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लेवोजियर को। किसको? लेवोजियर जो है, इस वैज्ञानिक को फादर ऑफ न्यूट्रिशन कहा जाता है। उसके बाद में अपना पहला टॉपिक शुरू होता है, वो है पादप और जंतु शरीर का संगठन। पहला टॉपिक जो होता है उसको बोलते हैं पादप व जंतु शरीर का संगठन। तो अपन इस संगठन को कंपैरिजन करते हुए पढ़ते हैं। कंपैरिजन करते हुए कैसे पढ़ते हैं? इधर मैं पादप शरीर लिखता हूं। पादप शरीर और जंतु शरीर में क्या क्या फर्क है वो अपन देखते हैं। इधर लेते हैं जंतु शरीर। तो देखिए, सबसे पहला डिफरेंस होता है कार्बोहाइड्रेट को लेकर। पहला डिफरेंस कौन सा होता है? कार्बोहाइड्रेट को लेकर। पादप शरीर के अंदर 75% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, जबकि जंतु शरीर में सिर्फ 1% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। फिर प्रश्न पूछा जाता है कि भैया इतना कार्बोहाइड्रेट पाए जाने का कारण क्या है? तो इसके दो मुख्य कारण है। एक तो क्या है कि पादपों का मुख्य संग्रहित भोजन जो है वो कौन सा होता है? कौन होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। तो मुख्य संग्रहित भोजन होता है वो क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, इसलिए अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। दूसरा कारण होता है ये पादपों का संरचनात्मक घटक भी है। पादपों का क्या है? संरचनात्मक घटक भी है। क्या है? संरचनात्मक घटक है। पादपों का क्या है? संरचनात्मक घटक भी है। आपसे पूछा जाए कि संरचनात्मक घटक कैसा है, तो याद करिए पादपों की कोशिका भित्ति। पादपों की कोशिका भित्ति याद करिए। कोशिका भित्ति जो है वो किसकी बनी होती है? तो एक बार याद कर लीजिए, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और लिग्निन की बनी होती हैं। सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और किसकी बनी होती हैं? लिग्निन की बनी होती हैं। और ये तीनों के तीनों क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट हैं। तो ये दो कारण आपको ये बताते हैं कि पादपों के अंदर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा पाया जाएगा, 75% पाया जाएगा, क्योंकि पादपों का मुख्य संग्रहित भोजन क्या है? कार्बोहाइड्रेट। पादपों का संरचनात्मक घटक भी कौन होगा? कार्बोहाइड्रेट होगा। उदाहरण देके मैंने बताया है कि पादपों की कोशिका भित्ति सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और लिग्निन की बनी होती है। किसकी? लिग्निन की बनी होती है। तीनों के तीनों क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। अब इसका उल्टा देखिए, इसको कंपैरिजन करिए जंतुओं से। जंतुओं का जो मुख्य संग्रहित भोजन क्या होता है? और वसा होती है। जंतुओं का मुख्य संग्रहित भोजन क्या होता है? वसा होती है। और जंतुओं का संरचनात्मक घटक क्या होता है? प्रोटीन होती है। क्या होती है? प्रोटीन होती है। तो कार्बोहाइड्रेट को लेकर यह डिफरेंस है कि पादपों के अंदर 75% और जंतुओं के अंदर कितना प्रतिशत पाया जाता है? 1% पाया जाता है। पादपों का मुख्य संग्रहित भोजन कार्बोहाइड्रेट, जंतुओं का मुख्य संग्रहित भोजन वसा होता है। पादपों का मुख्य संरचनात्मक घटक कार्बोहाइड्रेट होता है, जंतुओं का मुख्य संरचनात्मक घटक क्या होता है? प्रोटीन होता है। आगे चलते हैं और डिफरेंस अपन देखते हैं। इधर पादप ले लेते हैं, पादप शरीर ले लेते हैं। इधर यही डिफरेंस चलता जाएगा जब तक अपने पूरी बातें क्लियर नहीं हो जाएंगी। इधर चलता रहेगा जंतु शरीर। अब दूसरी बात करते हैं पानी को लेकर। भैया पानी की मात्रा को लेकर होता है। तो पादप शरीर में पानी की मात्रा 70% पाई जाती है, जबकि जंतु शरीर के अंदर कितनी पाई जाती है? 60% पाया जाता है। फिर आपसे पूछ लिया जाए कि साथ ही कि इनके अंदर शुष्क पदार्थ की मात्रा बताइए, तो इसमें शुष्क पदार्थ की मात्रा 30% होती है, जबकि जंतु शरीर में शुष्क पदार्थ की मात्रा 30 से 40% होती है। अब जंतुओं के यहाँ प्रश्न और पूछे जाते हैं। जंतुओं के प्रश्न क्या पूछे जाते हैं कि आपको पूछा जाए कि जंतु के शरीर में पानी और शुष्क पदार्थ का अनुपात बताइए। तो यहां से आप रेशियो आप निकाल लोगे। पानी कितना है? 60% और शुष्क पदार्थ कितना है? 30 से 40%। और रेशियो निकालोगे तो 2:1 आता है। तो ये रेशियो आपको याद रखना है कि क्या याद रखना है कि जंतु शरीर के अंदर पानी और शुष्क पदार्थ का रेशियो कितना है? 2:1 है। जबकि पादपों के शरीर में पानी की मात्रा कितनी? 70% और शुष्क पदार्थ की मात्रा कितनी है? 30% पाई जाती है। अगला डिफरेंस है। ठीक, आगे चलते हैं। अगर आपको यहीं पर प्रश्न पूछ लिया जाए कि जंतु शरीर में अगर फैट फ्री बॉडी हो,
फैट फ्री बॉडी का मतलब अगर जंतुओं के शरीर से पूरी की पूरी वसा निकाल दी जाए तो उसे वसा रहित शरीर कहा जाता है। फिर वसा रहित शरीर में आपसे पूछा जाए कि भाई साहब पानी का प्रतिशत बताइए, आप बताइए प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है ये मात्रा बताइए, और राख की मात्रा बताइए। तो ये डाटा आपको याद रखने पड़ेंगे। वसा रहित का मतलब होता है कि शरीर में से वसा को काउंट मत करो, फिर रेशियो निकालो। तो 75% के आसपास क्या पाया जाता है? पानी पाया जाता है। प्रोटीन जो है वो 20 से 22% पाई जाती है, जबकि राख जो है वो 3 से 5% पाई जाती है। फिर आपको रेशियो पूछा जाता है कि वसा रहित शरीर के अंदर ही पानी, प्रोटीन और राख का रेशियो बताओ, तो उसको सरल अनुपात में कन्वर्ट करोगे तो 19:5:1 का रेशियो आता है। कितना? 19:5:1 का रेशियो आता है। फिर यहीं से एक प्रश्न और बन सकता है। क्या बन सकता है? कि ये वसा रहित शरीर ही हो, इसमें पानी और शुष्क पदार्थ की मात्रा कितनी होगी? इसको मैं अगली स्लाइड पर ले लेता हूं। जंतु शरीर को इधर लिख देते हैं पादप शरीर, इधर लिख देते हैं पादप शरीर, और इधर लिख लेते हैं जंतु शरीर। तो अगला प्रश्न आपसे पूछा जाए कि वसा रहित शरीर में, वसा रहित शरीर में आपसे ये पूछ लिया जाए कि भैया पानी और शुष्क पदार्थ का रेशियो बताइए, तो आप आराम से सोल्व कर सकते हो। देखो पीछे आओ, पानी कितना है? 75% है। इसको 100 में से माइनस कर दोगे तो शुष्क पदार्थ आ जाएगा। शुष्क पदार्थ कितना आएगा? 25% आएगा। तो पानी कितना हो गया? 75%, और शुष्क पदार्थ कितना हो गया? 25%। तो ये रेशियो आपका 3:1 का रेशियो आता है। किसका कितना अनुपात आता है? 3:1 का रेशियो आता है। अब वापिस पीछे की तरफ आते हैं। तो इसका पानी का मैटर अपन ने निपटा लिया। और याद रखिए, और पॉइंट याद रखिए। क्या पॉइंट याद रखना है? देखिए पॉइंट याद रखिए, पादपों में क्या होता है? पादपों की परिपक्वता, पादपों की उम्र बढ़ने के साथ साथ परिपक्वता, एरो ऊपर का मतलब बढ़ने पर पानी की मात्रा जो है वो घटती चली जाती है। पानी की मात्रा जो है वो घटती चली जाती है। और भी पॉइंट है, याद रखिए। आपसे पूछा जाए कि पादप शरीर के अंदर वसा की मात्रा कितनी पाई जाती है, तो पादप शरीर में इसको मैं आगे वाली स्लाइड में ले लेता हूं ताकि दोनों साइड से अपन कर सके। आपसे पूछा जाए कि वसा की मात्रा आपसे पूछी जाए तो आप जवाब दे सकते हो कि पादप के शरीर में वसा की मात्रा 4 से 5% होती है। कितनी? 4 से 5%। सेम ही प्रश्न आपको पूछा जाए जंतु शरीर में, तो वसा की मात्रा जो है वो फिक्स नहीं होती। वसा की मात्रा भोजन की प्रकृति व पशु की आयु पर निर्भर करती है। पशु की आयु पर निर्भर करती है। ठीक है। इसमें वसा की मात्रा जो है आयु बढ़ने के साथ साथ वसा की मात्रा बढ़ती जाती है। अर्थात वसा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एज बढ़ने के साथ साथ पशुओं के अंदर वसा की मात्रा बढ़ती चली जाती है। और याद रखिए वसा जो है वो हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है जंतु शरीर में पानी के। अर्थात पानी बढ़ेगा, शरीर में पानी बढ़ेगा तो फैट की मात्रा घटती चली जाएगी। किसमें? जंतु में। अब इधर आ जाइए, तो इसमें वसा की मात्रा कितनी है? इसमें वसा की मात्रा 4 से 5% है। अब आपसे पूछा जाए कि वसा की मात्रा का ऑर्डर लिखिए। वसा की मात्रा, मैं आपको पादपों के 3 अंग देता हूं। एक बीज, तो बीज में सबसे ज्यादा वसा पाई जाती है। फिर उससे कम वसा जो है वो पत्तियों में पाई जाती हैं, और सबसे कम वसा जो है वो किस में पाई जाती है? तना में। तो आपको पादप के शरीर के भाग दे दिए जाएं तो तने इसके अंदर बीज के अंदर सबसे ज्यादा वसा पाई जाती है, फिर पत्तियों में, फिर किस में पाई जाती है? तना में पाई जाती है। ये ऑर्डर आपको क्या करना है? याद रखना है। एक बात और याद रखिए, अगर प्रोटीन की बात की जाए, अगली स्लाइड पे ले लेते हैं। इधर प्लांट ले लेते हैं, प्लांट बॉडी, इधर ले लेते हैं प्लांट बॉडी, और इधर ले लेते हैं एनिमल बॉडी। अगर प्रोटीन की बात की जाए तो आप याद रखिए पादप के आपको 2 भाग दे दिए जाएं,
पत्तियों और तनों में किसकी प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है? तो पत्तियों में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। और याद रखिए, पत्तियों में परिपक्वता अर्थात पत्तियों की आयु बढ़ने के साथ, परिपक्वता बढ़ने के साथ साथ उसमें प्रोटीन की मात्रा जो है वो घटती चली जाती है। एक प्रश्न और पादपों में पूछ सकता है कि आपको पूछा जाए कि लेग्यूमिनियस पादप अर्थात फलीदार पादप, लेग्यूमिनियस पादप का मतलब होता है फलीदार पादप, और नॉन लेग्यूमिनियस पादप के अंदर प्रोटीन की मात्रा सबसे ज़्यादा किस में होगी? तो आपका आंसर हो जाएगा किस में होगी? फलीदार पादप में। फलीदार पादप के अंदर चना, मूंग, मोठ ये सब आते हैं। इसमें प्रोटीन की मात्रा 13 से लेकर 15% पाई जाती है। नॉन लेग्यूमिनियस जिसमें सारे अनाज आते हैं, इसमें प्रोटीन की मात्रा 6 से 7% पाई जाती है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको सारे के सारे इसके याद रखने हैं। ठीक है, सारे के सारे आपको याद रखने हैं। अगर आपको पूछा जाए कि पादपों का मुख्य खनिज लवण कौन से होते हैं, पादपों के मुख्य मतलब अधिक मात्रा में पाए जाने वाले मुख्य खनिज लवण कौन कौन से हैं, खनिज लवण कौन कौन से हैं? तो याद रखिए भैया, पोटेशियम व सिलिकॉन होते हैं, पोटेशियम व सिलिकॉन होते हैं। ऐसे ही आपसे पूछा जाए कि जंतुओं के मुख्य खनिज लवण कौन से होते हैं, जंतुओं के मुख्य खनिज लवण कौन से होते हैं? तो याद रखिए, सबसे अधिक मात्रा में कौन सा पाया जाता है? कैल्शियम व फास्फोरस पाए जाते हैं। कौन से पाए जाते हैं? कैल्शियम और फास्फोरस पाए जाते हैं। तो ये पॉइंट भी आपको क्या करना है? याद रखना है। तो ये प्लांट और एनिमल बॉडी के अंदर जो डिफरेंस था वो मैंने आपको सारा का सारा बताया। एक चीज़ और रखिए याद, कि यहीं पर मैं लिख देता हूँ, आगे पता नहीं अपन भूल जाएं, कि कैल्शियम जंतु में कैल्शियम व फास्फोरस का उत्सर्जन जो होता है वो मल के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है? मल के माध्यम से होता है। लेकिन यही प्रश्न आपको सोडियम और पोटेशियम के लिए पूछा जाए कि जंतुओं के अंदर सोडियम और पोटेशियम का उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? तो याद रखिए, मूत्र यानी कि पेशाब के द्वारा होता है। तो ये पॉइंट भी आपको क्या करना है? याद रखना है। तो अपने को महत्वपूर्ण जितनी चीजें थी वो पादप और जंतु शरीर के अंदर अपन देख चुके हैं। अगला अपन टॉपिक उठाते हैं। दूसरा टॉपिक जो आता है वो आता है पेरोक्सीमेट प्रिंसिपल। दूसरा जो न्यूट्रिशन का टॉपिक आता है उसको बोलते हैं पेरोक्सीमेट प्रिंसिपल। अभी याद कर डालते हैं, इसको रट ही डालते हैं। ठीक है, पेरोक्सीमेट प्रिंसिपल आपसे पूछा जाए सबसे पहले किसने दिया? तो दो वैज्ञानिक थे जिसका नाम था हेनबर्ग और स्टोहमैन नाम के वैज्ञानिक ने दिया। आपसे पूछा जाए भैया कौन से सन में दिया? तो 1865 दिया। कौन से देश में दिया? तो जर्मनी में दिया। कौन से गांव में दिया? तो गांव का नाम है विंडी। क्या है? हाँ, विंडी। गांव का नाम क्या है? विंडी। इसीलिए विंडी के मान सम्मान में पेरोक्सीमेट प्रिंसिपल को कई बार विंडी एनालिसिस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विंडी एनालिसिस भी कहा जाता है। तो पॉइंट याद रखना है, पेरोक्सीमेट प्रिंसिपल सर्वप्रथम हेनबर्ग और स्टोमैन नाम के वैज्ञानिक ने दिया, 1865 में दिया। कौन से देश में दिया? जर्मनी में दिया। कौन सा गांव था? विंडी था। विंडी के मान सम्मान में इसे विंडी एनालिसिस भी कहा जाता है। किसको? पेरोक्सीमेट प्रिंसिपल को। कौन कौन से पेरोक्सीमेट प्रिंसिपल दिए? 6 दिए भैया इसने। एक तो दिया नमी, दूसरा उसने दिया क्रूड फाइबर, तीसरा उसने दिया NFE, चौथा उसने दिया CP, पांचवा उसने दिया ईथर ऑक्साइड और छठा उसने दिया राख। एक बार इनके पूरे नाम में लिख देता हूं, हो सकता है किसी को पूरे नाम नहीं याद हो। CF का मतलब होता है क्रूड फाइबर, NFE का मतलब होता है नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट पूरा नाम है। और इसका पूरा नाम जो है वो है क्रूड प्रोटीन। क्या है? क्रूड प्रोटीन है। और EE का पूरा नाम है ईथर एक्सट्रैक्ट है। क्या है? ईथर एक्सट्रैक्ट है। ठीक है, पूरा नाम याद हो गया। तो अपन सबसे पहले एक पहला पेरोक्सीमेट प्रिंसिपल उठाते हैं जिसका नाम है नमी। पहला प्रश्न पूछा जाता है कि भैया नमी का मापन कौन से उपकरण से करते हैं? तो उपकरण का नाम है हॉट एयर ओवन। उपकरण का नाम है। अगर तापमान पूछे तो 600 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है। और कितने घंटे के लिए लिखते हो? कितना तापमान होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है। और कितनी देर के लिए रखते हो? 8 घंटे के लिए जो है रखा जाता है।
क्या रखा जाता है? 8 घंटे के लिए रखा जाता है। और नमी को कैसे निकालते हो? तो भोजन में जितना भी शुष्क पदार्थ है, भोजन में जो जितना भी शुष्क पदार्थ है उसको क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। जितना सूखा पदार्थ है उसको हटा दिया जाए भोजन में से, टोटल में से, तो आपकी नमी आ जाएगी। भोजन को कई बार जो है 100% भी लिखा जाता है, तो 100% में से शुष्क पदार्थ हटा दिया जाए तो भी आपकी क्या आ जाएगी? नमी आ जाएगी। ठीक है, ठीक है। फिर कई पादपों के अंदर नमी की प्रतिशत याद करनी होती है, तो याद रखिए 9%। अब देखो मैं इधर लिखता हूं नमी की मात्रा और इधर कौन से कंटेंट में कितनी पाई जाती है, यही याद कर लेंगे। 9% नमी जो है वो पाई जाती है दांतों में, दांतों में पाई जाती है। ठीक, आपसे पूछा जाए कि 10% नमी किस में पाई जाती है, तो आंसर हो जाएगा साहब भूसा में पाई जाती हैं। और किस में पाई जाती हैं? बांट में पाई जाती हैं। 11% नमी आपसे पूछा जाए तो लंबे समय तक चारे को संरक्षित करने के लिए अधिकतम नमी है। क्या है? अधिकतम नमी है। तो मैं बढ़ते हुए आंकड़े के साथ आपको याद कराऊंगा। 9% दांतों में, 10% भूसा व बांट में, 11% लंबे समय तक चारे को परिरक्षित करने में। आपसे पूछा जाए कि 12 से 14% नमी किस में पाई जाती है, तो आपका तुरंत आंसर जाना चाहिए हे में जाती है। आपसे पूछा जाए कि 45 से 55% नमी किस में जाती है, तो आप आंसर दोगे साहब हाइलेज एक खाना होता है जिसको अपन आगे पढ़ेंगे उसमें पाई जाती है। 60% नमी किस में पाई जाती है, तो आपका आंसर जाएगा भैया जंतु शरीर में पाई जाती है। किस में पाई जाती हैं? जंतु शरीर में। आपसे पूछा जाए कि 70% नमी किस में पाई जाती है, तो आप बोलोगे पादप शरीर में पाई जाती हैं। किस में पाई जाती हैं? पादप शरीर में। आपसे पूछा जाए कि 60 से 70% नमी किस में पाई जाती है, तो आपका आंसर जाएगा किस में पाई जाती हैं? साइलेज में पाई जाती है। आपसे पूछा जाए कि 72% किस में पाई जाती हैं, तो मांसपेशियों में पाई जाती हैं। किस में पाई जाती हैं? मांसपेशियों में। देखो बढ़ता हुआ ऑर्डर है, आप 72 से आप 82% याद करोगे तो ये किस में पाई जाती हैं? रक्त में पाई जाती हैं। 82 से फिर जाइए 83% किस में पाई जाती है? भैंस के दूध में। किसके दूध में? भैंस के दूध में पाई जाती है। 83 से फिर जाइए 87% किस में पाई जाती है? गाय के दूध में। किस में पाई जाती हैं? गाय के दूध में पाई जाती हैं। फिर जाइए 60 से 90% की रेंज कवर करिए, ये जाता है हरा चारा में। किस में पाई जाती हैं? हरा चारा में। और 95% लास्ट में याद करनी है, वो किस में पाई जाती हैं? भूरण में पाई जाती हैं। किस में पाई जाती है? भूरण में पाई जाती हैं। तो अपन ने सारा का सारी चीज़ें जो है एक ही साथ पढ़ ली, सारी की सारी चीज़ें जो है वो एक ही साथ पढ़ ली। अब देखिए नमी के साथ साथ में पानी की जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी चीज़ें अपन पढ़ लेते हैं। पानी जो है, पानी के बारे में जान लेते हैं कि जंतु के शरीर में जो पानी पाया जाता है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात पूछे तो 2:1 पाया जाता है, इजी सी बात है। पानी के बारे में सबसे पहले कौन से वैज्ञानिक ने बताया? मैक्स रूबनर नाम के वैज्ञानिक था। मैक्स रूबनर नाम का वैज्ञानिक था जिसने सबसे पहले पानी के बारे में बताया, और बताया कि 10 से 15% पानी का लॉस हो जाए, पानी की हानि हो जाए, पानी की हानि 10 से 15% शरीर से पानी की हानि हो जाए तो पशु की क्या हो जाती है भैया? डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, याद रखना है। फिर उसने बताया कि शरीर में पानी के सोर्स क्या क्या हैं, तो एक तो पीने का पानी है, पीने का पानी आप पानी पी लो वो पीने का पानी आ जाएगा। तो इसके अंदर क्या करना है, इधर मैं एनिमल लिखता हूं, उनको डेली वाटर रिक्वायरमेंट, पानी पीने का पानी, कितना पानी पीता है? पीने का पानी, यानी कि वाटर रिक्वायरमेंट कितनी होती है। ठीक है, वाटर रिक्वायरमेंट देखते हैं। तो इजी सी बात है, गाय के लिए याद रखिए 30 लीटर, फिर 10 लीटर और बढ़ा दीजिए तो आप कर दोगे भैंस में कितना हो जाएगा? 10 और बढ़ा दो कितना हो जाएगा? 40 लीटर। फिर आप करो घोड़ा घोड़ी 10 और बढ़ा दो 40 से 50 लीटर, कितना? 40 से 50 लीटर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आपका काफ है, भेड़ है, बकरी है, ये कितना पानी पी लेंगे? तो 4 से 6 लीटर डेली पानी पीने वाला चाहिए। आपसे पूछा जाए कि सूअर में कितना, तो 6 से 8 लीटर पानी आ जाएगा। आपसे पूछा जाए पोल्ट्री, पक्षी, मुर्गा मुर्गी कितना पानी पिएगा, तो 250 ml आ जाएगा। अगर आपसे ऊँट पूछा जाए तो ऊँट को अगर डेली पानी पिलाओगे तो 18 से 36 लीटर पानी बहुत है। लेकिन ऊँट अगर प्यासा हो तो ऊँट एक साथ 113 लीटर पानी पी सकता है,
कितना 113 लीटर पानी पी सकता है। तो ये देखिए पानी का पहला स्रोत है, ये पानी का पहला स्रोत है। आपके शरीर में पहला स्रोत क्या है? ड्रिंकिंग वाटर, जो पानी आप पी रहे हो। दूसरा पानी का स्रोत कितना क्या है? दूसरा पानी का स्रोत जो है भोजन में उपस्थित पानी, भोजन में उपस्थित पानी, भोजन में उपस्थित पानी है। तो भोजन में उपस्थित पानी के बारे में अपन संपूर्ण जानकारी ले चुके हैं, किस भोजन में कितनी प्रतिशत नमी पाई जाती है, इससे जस्ट पहले अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है। तीसरा शरीर के अंदर बनने वाला पानी, जिसे उपापचय जल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपापचय जल। किससे? पोषक तत्वों के। पोषक तत्वों भी कौन कौन से भैया? कौन कौन से पोषक तत्व है? कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। इनका कोशिकाओं में जब ऑक्सीकरण होता है, पोषक तत्वों के ऑक्सीकरण से शरीर में उपापचय जल बनता है। क्या बनता है? उपापचय जल बनता है। अब प्रश्न ये आता है कि किस में कितना बनता है, बस यही तो याद रखना है। तो 1 ग्राम आपको स्टार्च दे दिया जाए और उससे पूछा जाए कि कितना उपापचय जल बनता है, तो 0.56 ग्राम बनता है। अगर 1 ग्राम आपको वसा, 1 ग्राम ग्लूकोज का ऑक्सीकरण किया जाए तो कितना पानी बनता है? 0.6 ग्राम बनता है। और 1 ग्राम फैट की बात की जाए तो कितना पानी बनता है? 1.07 ग्राम। अर्थात वसा के अंदर खुद के वजन से भी अधिक क्या बना देती हैं? पानी बना देती हैं। इसीलिए ऊंट अपनी कुबड़ के अंदर वसा इकट्ठी करते हैं, ना कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन इकट्ठी करते हैं। तो वसा इकट्ठी करेंगे तो ऊंट को काफी लंबे समय तक अगर पानी नहीं मिलेगा तो अपने वसा के ऑक्सीकरण से जो है पानी का निर्माण शरीर के अंदर कर लेते हैं। ठीक है। इसलिए रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। 1 ग्राम प्रोटीन से भैया देखो कितना बनता है? 0.4 ग्राम जो है पानी बनता है। तो ये सारा का सारा क्या है? मेटाबॉलिक वाटर। सारा का सारा क्या है? मेटाबॉलिक वाटर है। याद हो गया, बहुत इजी सी चीज है। जल के गुण क्या है? जल के गुण क्या है? तो जल का भैया प्रस्थनाव ऊंच होता है। जल का क्या होता है? प्रस्थनाव ऊंच होता है। पेरा वैद्युतांक क्या होता है? पेरा वैद्युतांक भी जल का क्या होता है? ऊंच होता है। जल की विशिष्ट ऊष्मा भी क्या होती है? विशिष्ट ऊष्मा भी ऊंच होती है। इसीलिए जल जो है तापमान नियमन का भी कार्य करता है। किसका? तापमान नियमन का भी कार्य करता है। और जल जो है एक बेस्ट सॉल्वेंट है, इस धरती का सबसे बढ़िया विलायक है, जो अपने अंदर सबको घोल के रखता है। तो नमी के बारे में जितना पानी के बारे में था, सारा का सारा मैंने आपको इसी क्लास में पढ़ा डाला। अब चलते हैं दूसरा प्रोक्सीमेंट प्रिंसिपल। दूसरा प्रोक्सीमेंट प्रिंसिपल है CF। तो इसका पूरा नाम अपन लिख चुके हैं। इसमें कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है जो पानी में नहीं घुलता, अर्थात अघुलनशील कार्बोहाइड्रेट को इसमें शामिल किया जाता है। इसकी मापन की विधि को क्या बोलते हैं? मापन की विधि को क्या बोलते हैं? तो बहुत इजी है। क्या है? एसिड रिफ्लक्सिंग विधि। क्या है? एसिड रिफ्लक्सिंग विधि काम में ली जाती है। ठीक है। एसिड रिफ्लक्सिंग विधि काम में ली जाती है। अघुलनशील कार्बोहाइड्रेट के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो कोशिका भित्ति के जितने भी संघटक हैं, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज और लिग्निन जो हैं, वो सारे के सारे किस में काउंट किए जाते हैं? किस में काउंट किए जाते हैं? क्रूड फाइबर के अंदर। ठीक है। याद रखिए, चारे का आपको क्रूड फाइबर पूछा जा सकता है तो 18% से ज़्यादा होता है चारे में, और बांट का आपको क्रूड फाइबर पूछा जा सकता है जिसमें 18% से कम पाया जाता है। ठीक है। तो अगला प्रोक्सीमेंट प्रिंसिपल कौन सा है? क्रूड फाइबर को इस भाग को प्रदर्शित करता है, अघुलनशील कार्बोहाइड्रेट को प्रदर्शित करता है। तीसरा अपना जो है वो कौन सा है? NFE है, नाइट्रोजन फ्री ऑक्साइड है। ये कौन सा कार्बोहाइड्रेट से प्रदर्शित करता है? तो इसके अंदर जो है अघुलनशील कार्बोहाइड्रेट शामिल किए जाते हैं। कौन कौन से उदाहरण है भैया? जितनी भी स्टार्च और जितनी भी शुगर है वो सारी की सारी इसमें आ जाएंगी। स्टार्च, ग्लाइकोजन, शुगर इसमें आ जाती हैं। आपसे पूछा जाए कि इसका मापन कैसे करते हैं? तो इसका मापन जो है कोई प्रयोगशाला में काम करने की जरूरत नहीं, गणना या अप्रत्यक्ष विधि से इसका मापन किया जाता है। ठीक है। और ये आसानी से पचने वाला कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ये दूसरा प्रोक्सीमेंट प्रिंसिपल है। तीसरा प्रोक्सीमेंट प्रिंसिपल जो अगला 4 नंबर का प्रोक्सीमेंट प्रिंसिपल है वो CP है, क्रूड प्रोटीन है। देखिए, शरीर के अंदर प्रोटीन जो है वो 2 प्रकार से दी जा सकती है। 2 तरह की भोजन में प्रोटीन होती है। एक तो होती है भोजन में प्रोटीन 2 प्रकार की होती है। एक तो ट्रू प्रोटीन होती है, जो किसकी बनी होती है? सिर्फ एमिनो अम्लों की बनी होती है। किसकी? एमिनो अम्लों की बनी होती है। भोजन के अंदर
टोटल प्रोटीन एक तो ट्रू प्रोटीन होती है, एक एनपीएन यौगिक होते हैं। एनपीएन का पूरा नाम है नॉन प्रोटीन नाइट्रोजीनियस यौगिक, नाइट्रोजीनियस यौगिक होते हैं। जैसे कि आप उदाहरण दे सकते हो कौन कौन से होते हैं, जैसे कि यूरिया है, एमाइड है, पोटेशियम नाइट्राइट है, पोटेशियम नाइट्रेट और एमाइन जो हैं वो इसके उदाहरण होते हैं। एनपीएन को ट्रू प्रोटीन को जोड़ लिया जाए तो भोजन की टोटल प्रोटीन आ जाती है। ठीक है, ये विधि क्या बताती है? इस विधि के बारे में सबसे पहले जेल्डाल ने बताया। तो इस विधि को क्या कहा जाता है, मापन की विधि को क्या कहा जाता है? उस वैज्ञानिक के माप और समान में इसे जेल्डाल्स मेथड कहा जाता है। और जेल्डाल ने क्या बताया कि आपको क्रूड प्रोटीन परसेंटेज निकालना है तो कुछ नहीं, भोजन में टोटल नाइट्रोजन निकालो, भोजन में टोटल नाइट्रोजन निकाल के उसको 6.25 से मल्टीप्लाई कर दो, क्रूड प्रोटीन परसेंटेज आ जाएगा। भोजन में टोटल नाइट्रोजन प्रतिशत निकाल लो और उसको गुणा कर लो किसके साथ, 6.25 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो जो वैल्यू आएगी वही आपकी कच्ची प्रोटीन होगी। फिर देखिए अलग अलग भोजन के अंदर प्रोटीन की मात्रा देखिए। अगर आपसे पूछा जाए स्ट्रा भूसा, तो भूसा के लिए आपको क्या करना है, अगर सीपी की वैल्यू पूछी जाए तो कितनी होगी, 1 से 3%। और डीसीपी की वैल्यू भूसा के लिए याद रखिए, बाकी सब के लिए याद रखने की जरूरत नहीं है। भूसा में डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो ये डीसीपी याद रखना बहुत जरूरी है। एग्जाम में पूछा जाता है कि भूसे की डीसीपी कितनी है, वो होती है 0। सीपी कम पूछ के डीसीपी पूछा जाता है। ठीक है, भूसे में अगर आपका जई का भूसा पूछा जाए, जई का भूसा, इसमें थोड़ी सी प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, कितनी, 4 से 5% होती है। फिर आपसे पूछा जाए कि नॉन लेग्यूमिनियस, देखो सीपी याद कर रहे हैं सभी की, नॉन लेग्यूमिनियस पादप की आपसे पूछा जाए कि सीपी कितनी होती है, तो 6 से 7% के मध्य पाई जाती है। ठीक है, बीच में एक आपकी दूध की प्रोटीन, अगर आपको दूध दिया हुआ हो उसकी सीपी वैल्यू हो तो 3.6% के मध्य पाई जाती है, तो दूध की भी याद कर लीजिए 3.6। ठीक है, फिर चलते हैं अंडे में। अंडे में प्रोटीन पूछ लें तो आपको 11 से 13 के मध्य करना है। किसके मध्य, 11 से 13 के मध्य करना है। फिर आपको लेग्यूमिनियस पादप की प्रोटीन पूछें तो बढ़ते हुए क्रम में बता रहा हूं, तो कितनी करनी है, 13 से 15% करनी है। कितनी करनी है, 13 से 15% करनी है। फिर देखिए बिनोला की खल के अंदर आपको प्रोटीन की मात्रा पूछ लें तो अभी याद कर लीजिए कितनी, 28 से 30% है। फिर आपको तिल की खली के अंदर प्रोटीन की मात्रा पूछ ली जाए तो कितनी होती है भैया, 44% होती हैं। फिर आपको मूंगफली की खली पूछ ली जाए, उसमें प्रोटीन की मात्रा पूछी जाए तो कितनी होती हैं, 46% होती हैं। फिर आपसे पूछा जाए कि सोयाबीन की खली के अंदर भी प्रोटीन की मात्रा बताओ तो कितनी, 47 से 49% होती हैं। ठीक है, 47 से 49% होती हैं। आपसे पूछ लिया जाए फिश मील, मछली का चूर्ण, मछली के चूर्ण में प्रोटीन कितनी पाई जाती है, तो 60% पाई जाती हैं। अगर आपको पूछ लिया जाए फीडर मील, पंखों का अगर कोई खाना बनाओ तो उसमें प्रोटीन कितनी होती हैं, तो 80% होती हैं। और आपको पूछ लिया जाए रक्त को भी चूर्ण में कन्वर्ट कर लिया जाए, रक्त मील बना लिया जाए तो उसमें प्रोटीन कितनी होगी, 80%। ये प्रोटीन सारी यहाँ याद कर ली तो पूरी न्यूट्रिशन में आपको कहीं पर भी सीपी की वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है। यहीं के यहीं रट डालो, यहीं याद कर डालो, इसी सीपी से आपको पूरा न्यूट्रिशन इस बार एग्जाम देनी है। ठीक है, सीपी के बाद में अगला जो प्रोक्सीमेंट प्रिंसिपल आता है 5 नंबर का, उसे ई कहा जाता है, इथरक स्टेट कहा जाता है। किसका मापन करते हैं, वसा का मापन किया जाता है भैया। किसका मापन किया जाता है, वसा का मापन किया जाता है। कौन सा उपकरण काम में लेते हैं, तो कौन सा लेते हैं, सॉक्स लेटस उपकरण काम में लिया जाता है। ठीक है, और याद करिए ये ईथर में क्यों, क्योंकि वसा जो है वो वसा ईथर में घुलनशील होती है। इस ईथर में घुलनशील होती हैं, ईथर में क्या होती हैं, घुलनशील होती हैं। तो ये पॉइंट आपको क्या करना है, याद करना है। ठीक है, इथरक स्टेट के बाद में अपन लास्ट प्रोक्सीमेंट प्रिंसिपल 6 नंबर का ऐश राख आता है। राख से किसका मापन करते हो, पहला पॉइंट खनिज लवणों का मापन किया जाता है। अब आपसे पूछा जाए कि जंतु के शरीर में
आपको कोई कंडीशन नहीं दी जाए, खनिज लवण की मात्रा कितनी 3%, फिर आपको पूछा जाए कि वसा रहित जंतु शरीर में, प्रश्न पूछा जाए जंतु शरीर में खनिज लवण की मात्रा कितनी होती है, तब 3 से 5% हो जाती है। और ये बात और आगे बढ़ा दी जाए और लेवल पे चली जाए, नमी व वसा दोनों को रहित कर दिया जाए, रहित पशु शरीर में जंतु शरीर में आपको खनिज लवण की मात्रा पूछी जाए, अब आपका आंसर होगा 20% होगा। ठीक है। राख में कन्वर्ट करने के लिए जो उपकरण काम में लिया जाता है, उस उपकरण का नाम है मफल फर्नेस। उपकरण का नाम क्या है? मफल फर्नेस। तापमान कितना है? 600 डिग्री सेंटीग्रेड। कितनी समय के लिए रखते हो? 2 घंटे के लिए रखा जाता है। तो ये आपके पूरे के पूरे 6 क्या थे? पेरोक्सीमेंट प्रिंसिपल थे, जो किसने बताए? हेल्मबर्ग और स्टोमैन ने। चूंकि ऐसा माना जाता है कि जो हेल्मबर्ग जो पेरोक्सीमेंट प्रिंसिपल है, ये क्रूड फाइबर और NF की ढंग से व्याख्या नहीं कर पाया, इसको ढंग से समझा नहीं पाया। इस समस्या को दूर करने के लिए फिर एक साइंटिस्ट और आया जिसका नाम था वॉन शोएट। उसने इस कार्बोहाइड्रेट के लिए, ये दोनों क्या है? क्रूड फाइबर और NF क्या है? कार्बोहाइड्रेट हैं। तो कार्बोहाइड्रेट को समझाने के लिए एक अलग मेथड दिया, जिसे डिटर्जेंट मेथड ऑफ, कौन सा मेथड दिया? डिटर्जेंट मेथड ऑफ फोरेज एनालिसिस का जो है उसने दिया। दूसरा मेथड दिया फोरेज एनालिसिस, डिटर्जेंट मेथड ऑफ फोरेज एनालिसिस दिया। उसने क्या बताया कि भैया जो भी खाना है, जो भी कार्बोहाइड्रेट है, इसको सबसे पहले एक न्यूट्रल डिटर्जेंट मतलब साबुन जैसा अपमार्जक होता है, जिसकी pH कितनी हो? 7 हो, उसके साथ उबालो। उसके साथ क्या करा? उबाला तो कुछ भाग जो है वो घुल गया, उसको NDS बोला, यानी कि न्यूट्रल डिटर्जेंट सोल्यूबल पार्ट जो घुल गया। प्रश्न पूछा जाता है कई बार, सोल्यूबल पार्ट। तो NDS के अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन सा भाग आया? घुलनशील कार्बोहाइड्रेट आए। इसमें कौन से आए? घुलनशील कार्बोहाइड्रेट जो है वो इसके अंदर काउंट किए गए। कौन कौन से हैं घुलनशील कार्बोहाइड्रेट? स्टार्च और आपकी शुगर, जिनको अपन ने पेरोक्सीमेंट प्रिंसिपल में किससे प्रदर्शित किया था? NF से प्रदर्शित किया था। तो जो न्यूट्रल डिटर्जेंट में घुल गया उसको बोलते हैं न्यूट्रल डिटर्जेंट सोल्यूबल NDS। तो प्रश्न पूछा जाता है NDS में क्या आता है? तो स्टार्च, शुगर, यानी कि NF वाला भाग घुलनशील कार्बोहाइड्रेट आता है। दूसरा भाग जो है वो नहीं घुला, उसको उसने NDF नाम दिया। NDF का मतलब होता है न्यूट्रल डिटर्जेंट फाइबर। जो नहीं घुले उनको हमेशा लास्ट में फाइबर नाम दिया। और फाइबर के अंदर कौन कौन से आए भैया? आपके कोशिका भित्ति के घटक कौन कौन से? CF याद करो, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज और लिग्निन और सिलिका मिट्टी जो है ये न्यूट्रल डिटर्जेंट में नहीं घुले। ठीक है। फिर NDF वाले हिस्से को फिर एसिड डिटर्जेंट के साथ क्रिया करवाई। तो NDF वाला हिस्सा मैं ऊपर ले लेता हूं कि NDF जब नहीं, इसको आगे और घोलने की कोशिश की गई, किसके साथ? एसिड डिटर्जेंट के साथ क्रिया करवाई गई। तो 2 तरह के पार्ट प्राप्त हुए, एक तो ADS जो घुल गया, एक वह भाग जो नहीं घुला वो ADF हो गया। तो ADS का मतलब होता है एसिड डिटर्जेंट सोल्यूबल कहा जाता है। और घुला कौन सा? एक ही घुला, वो था हेमिसेलुलोज। कौन घुला? हेमिसेलुलोज। तो ADS में एक ही उदाहरण आता है, वो है हेमिसेलुलोज। और ADF का मतलब होता है एसिड डिटर्जेंट फाइबर का मतलब जो नहीं घुला। तो जो पीछे कौन कौन से बच गए थे? सेलुलोज जो है वो एसिड में नहीं घुला, लिग्निन नहीं घुली और आपका क्या नहीं घुला? आपकी सिलिका नहीं घुली। तो ये प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। ADS का उदाहरण पूछे तो ये करना है, ADF का उदाहरण पूछे तो यह करना है, NDF का पूछे तो ये लिखने हैं, और NDS का लिखे तो आपको ये जवाब देना है। ठीक है। तो ये अपनी पहली रिवीजन क्लासेस थी।
आप क्लास लीजिए, आनंदमय लगी तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हो, मैं पार्ट 2 लेके आऊँगा। ऐसे 3 पार्ट के अंदर पूरी न्यूट्रिशन कंप्लीट हो जाएंगी। तो आप ध्यान से वीडियो देखिए और देखने के बाद में मुझे कमेंट करके बताइए कि रिवीजन की क्लास को आगे बढ़ाना है। ठीक है, 3 ही क्लास होंगी, तीनों में अपन खत्म कर डालेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।